हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 25 दिसंबर 2020। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज हम इंडियन एक्सप्रेस की डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे देखिए तो हमारे हिसाब से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एक तो ये आपके सामने जिसमें देखा जा रहा है कि आरबीआई ने अपनी स्टडी में ये कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में Q3 का जो डेटा आएगा उसमें प्लस में जाने वाली है। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव टेरिटरी में जाना अपने आप में एक अच्छी बात है। दूसरा, अगर इस पेज पे देखें तो कोई भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा हम चलते हैं फिर तीसरे पेज पे। थर्ड पेज पे अगर आप देखोगे एक्सप्रेस नेटवर्क में तो यहाँ पर एक ये आर्टिकल है जो हम देखेंगे जिसमें आत्मनिर्भर भारत मिशन को रविंद्रनाथ टैगोर के विजन से किस तरीके से आप देख सकते हो कि वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की जो थॉट प्रोसेस था उसमें भी आत्मनिर्भर भारत का जो एक आइडिया है वो कहीं ना कहीं हमेशा बना रहा और वो हमारा जो नेशनलिज्म से रिलेटेड या बात कहें जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अभी क्या था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी मतलब शांति निकेतन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1921 में, तो उसका सेंटिनरी वो एक सेलिब्रेशन था, राइट। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे प्रधानमंत्री जी ने जो एड्रेस किया। तो एक ये आर्टिकल देखा जा सकता है, कुछ काम की इन्फॉर्मेशन है जो पिक करेंगे यहाँ से। इसके अलावा हम चले तो वर्ल्ड पेज पे आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर। वर्ल्ड पेज पे हम देखें तो ब्रेग्जिट के लिए बात है यहाँ पे कि यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो ब्रेग्जिट डील थी वहाँ पर ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पा रही थी और लास्ट डेट क्या बताई थी, 31 दिसंबर 2020। तो उसको अभी सक्सेसफुली फाइनलाइज कर दिया गया है। इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसमें बताया जा रहा है कि क्या अभी वर्ल्ड सिनेरियो है, किस तरीके का वर्ल्ड सिनेरियो था जब ब्रेग्जिट प्रोसेसेस का शुरुआत हुई थी और अभी क्या सिनेरियो है, कितना क्या एक कह सकते हो ना जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ चुके हैं। देखेंगे ये वाला पोर्शन। फिर आगे चलें तो एक्सप्लेन पेज पे आप पहुंचोगे तो वहाँ पर ये बीच में ये आर्टिकल है म्यूटेटेड वायरस वर्सेस टेस्ट और वैक्सीन। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पिक करेंगे जिसमें एक तो ये देखेंगे कि जो म्यूटेट हो चुके हैं वायरस उन वायरसेस के कौन से स्ट्रेन हैं, या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि P681H ये क्या है या HV69/70 ये क्या है। तो देखेंगे पूरा प्रोविज़न। अभी क्या जो यूके में अभी एक और नया वेरिएंट निकल के आया है कोविड-19 का। इवन रीसेंट जो सर्ज देखा गया है ब्रिटेन में इन्फेक्शंस का, तो वो नए वायरस के नए स्ट्रेन से ये कहीं ना कहीं देखा गया है। तो देखेंगे इस आर्टिकल को। बाकी चले इकोनॉमी पेज पे, वहाँ पर देखा जा सकता है कि वोडाफोन का जो केस है, ठीक है, उसको इंडिया चैलेंज करने के लिए सिंगापुर के एक कोर्ट में पहुंच गया है। इंडिया की जो आप कह सकते हो कि जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनकी तरफ से। तो देखेंगे इस आर्टिकल को और इसमें मेन जो चीज़ है वो है ये वाला पोर्शन, ये ज़रूर देखने वाले हैं जिसमें ये बताया गया है कि क्या पूरा मुद्दा है, कितना रेट्रोस्पेक्टिवली एक टैक्सेशन इम्पोज किया गया था वोडाफोन पे और फिर बाद में क्या वर्डिक्ट आया। वैसे तो इसके बारे में सुबह एडिटोरियल हमने डिस्कस किया है, बट यहाँ से कुछ फैक्चुअल चीज़ें हमें मिलेंगी, डेटा मिलेगा, वो हमारे काम आएगा। ठीक है, फिर आगे आप देखो तो इस पेज पर ही जो ब्रेग्जिट डील फाइनलाइज हो गई है जिसके बारे में हमने वर्ल्ड पेज पे देखा, उसी को आप कंटिन्यू करोगे तो जो पाउंड स्टर्लिंग है, ब्रिटेन की जो खुद की करेंसी है, वो अभी राइज होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। देखोगे यहाँ पर पाउंड स्टर्लिंग की वैल्यू क्या चल रही है, एक पाउंड स्टर्लिंग इज इक्वल्स टू $1.3547, मतलब डॉलर से भी ज़्यादा हैवी ये करेंसी है करंटली, आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये दो एक आर्टिकल्स है जो देखे जा सकते हैं इस पेज पे। बाकी कुछ मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, तो देखते हैं एक एक आर्टिकल को जो भी इंपॉर्टेंट है डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है ग्रोथ टू ब्रेक इनटू पॉजिटिव टेरिटरी इन Q3 सेज आरबीआई स्टडी। देखो फर्स्ट हाफ में हमने देखा 2020-21 के में कॉन्ट्रैक्शन कितना बताया, 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन था इंडियन इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ में, जो कि अब बढ़ते बढ़ते सेकंड क्वार्टर में -7.5 रही थी। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है
कि अब Q3 में इंडियन इकोनॉमी 0.1% से ग्रो करेगी, मतलब पॉजिटिव टेरिटरी में एंटर हो रही है Q3 के डेटा के हिसाब से अगर देखें इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और 2021-22 नेक्स्ट जो बजट आएगा, बजट के बाद में जो नेक्स्ट फाइनेंस ईयर शुरू होगा, उसमें ये बताया जा रहा है कि उस टाइम पर जो फर्स्ट क्वार्टर जो होगा, फर्स्ट हाफ जो होगा 2021-22 का, वो कहीं ना कहीं 14.2% से ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो चीज़ें है ना, ये देखो वैसे तो देखो शॉर्ट टर्म है, और यहाँ पर जो मेजर चीज़ है वो हमारे लिए देखने वाली बात क्या है, क्योंकि क्वार्टर्स के डेटा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक ट्रेंड समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो कुछ भी आप देख रहे हो कोविड-19 की वजह से जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस देखे गए थे, उनका इस तरीके से रिवर्स होना और इकोनॉमी का ग्रो करना, इसकी वजह क्या है? एक तो स्टिमुलस जो गवर्नमेंट ने दिए, ठीक है, कि इकोनॉमी कैसे भी करके रिकवर हो। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत सोच समझ करके लिक्विडिटी इंपोज की गई, इन्फ्यूज़ की मार्केट में, बहुत सारे मेजर्स उठाए, चाहे वो कैश ट्रांसफ़र की बात करें या कोई भी किसी भी तरीके से लोगों को, सिटीजन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे मोस्ट वल्नरेबल्स की बात करें, जो भी गरीब लोग हैं उन लोगों को नरेगा के थ्रू जॉब प्रोवाइड करना, या फिर उनके अकाउंट में सीधा कैश ट्रांसफ़र करना, या जो छोटे किसान हैं उनको उनके अकाउंट में 2,000 रुपये की जो PM किसान योजना है उसके अंडर में पैसा ट्रांसफ़र करना। तो उससे क्या हो गया, अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ पर बूस्ट हुआ है, और इन्वेस्टमेंट बूस्ट के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत सारे सपोर्ट किए हैं। और आप देखोगे सेंसेक्स लगातार राइज करता जा रहा है, क्योंकि FPI का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आप देख सकते हो इससे क्या हो गया, कंजम्पशन डिमांड भी बढ़ी है हमारे यहाँ पर, और इसी की वजह से आप देख पा रहे हो कि ये अभी करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका जो Q3 का डेटा है वो 0.1% से ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, और 2012-20 नहीं है, हटा देना, 2020-21 है। इसका ओवरऑल आप देखोगे तो डेटा कहीं ना कहीं राइज प्लस में दिखाई दे रहा है, और 2021-22 में आप देखोगे तो 14.2% की ग्रोथ भी देखी जा सकती है। तो ये डेटा तो काम का नहीं है, बाकी ये वाला पोर्शन है ना, यह आंसर राइटिंग में बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक मैसेज दिया, और उसमें कहा कि टैगोर्स विजन इज द एसेंस ऑफ आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की असली जान क्या है? जो रविंद्रनाथ टैगोर हमारे गुरुदेव थे, उनका विजन, तो उनको नोबेल मिला था, उनका विजन था आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए कि सेल्फ रिलायंट इंडिया बने, और इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया। और सेलिब्रेशन क्या था? सेंटेनरी, मतलब 100 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए ये 100 साल का सेलिब्रेशन था, दशक का समारोह था। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसको हम शांति निकेतन के नाम से भी जानते हैं, तो गुरु रविंद्रनाथ के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया था, जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1921 में। ये इंडिया की ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रख लेना। और साथ में इस इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कंसिडर कर दिया गया था 1951 में। 1951 में एक पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पारित कर दिया गया था, उसके बेसिस पे प्रधानमंत्री ने बोला विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, आंध्रा अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया का जो मेन जो मोमेंटम है ना, उसको देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और वो क्या है? इंडियाज़ थर्स्ट फॉर नॉलेज, हमारी जो भूख है, हमारी जो प्यास है ज्ञान के लिए, उसको इन इंस्टीट्यूशंस ने बड़ा अच्छे से बूस्ट प्रोवाइड किया है। ठीक है, बाकी चीज़ें हमारे बिल्कुल काम की नहीं है, मेन जो चीज़ थी वो यहाँ पे। अब आ जाती है बात कि भाई शुद्धिता पाषाण, ये एक मतलब एक लिटरेरी वर्क है, ये किसका है? तो जी ये रविंद्रनाथ टैगोर का है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्राई किया कि कैसे भी करके रविंद्रनाथ टैगोर जी का रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया जाए गुजरात के साथ में। तो हुआ क्या, अभी इलेक्शन आने वाले हैं बंगाल में, तो थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी इस आर्टिकल में है। यहाँ लास्ट वाले यही पोर्शन आप देख सकते हो, बट जो मेन चीज़ें थी वो हमने पिक की। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है, ब्रेक थ्रू UK और EU दोनों एग्री हो गए हैं ब्रेग्जिट ट्रेड डील को फाइनलाइज करने में। देखो ब्रेग्जिट फाइनली हो चुका है,
बट आप देखोगे वर्ल्ड बहुत हद तक बदल चुका है। जब 2016 में रेफरेंडम कराया गया था ना, उससे लेके अब तक अगर देखा जाए, देखो 11 मंथ की बात हो रही है कि हाँ ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में नेगोशिएशंस की बात करें, बट रियलिटी में आप देखो तो 4.5 साल हो गए हैं इस पूरे प्रोसेस को चलते हुए। देखो 2016 जून में रेफरेंडम कंसिडर कराया गया था और रेफरेंडम के ये ब्रेग्जिट के फेवर में आप देखोगे तो मार्जिनल वोट्स आए थे, 52% के लगभग तो फेवर था, 48% लोग अगेंस्ट में थे, ऐसा कुछ था, ठीक है, या 1% का डिफरेंस नहीं था आई गेस, जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो इसमें आप देखोगे उस टाइम पे क्या था, डोनाल्ड ट्रंप जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट बन रहे थे, सेपरेटिज्म की बात हो रही थी, हर जगह पे आप प्रोटेक्शनिज्म देख रहे थे, वो सारी चीज़ें। और रही सही में कोविड-19 ने, अब हम देख सकते हैं कि ग्लोबलिज्म के अगेंस्ट में अपने आप में बड़ा ही स्टैंड ओपन कर दिया है कि सारे कंट्रीज अपने अपने घर को संभालने में लगे हुए हैं। जबकि ग्लोबलिज्म मल्टीलैटरलिज्म से रिलेटेड हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था एडिटोरियल में, जिसमें पूरा अच्छे से हमें जाना था कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जा सकती है। कोविड-19, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ये ग्लोबल इश्यूज़ है भाई, डोमेस्टिक इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे ग्लोबल ब्रिटेन बनाने की अभी कोशिश की जा रही है। देखो हो क्या रहा है ओवरऑल, ब्रिटेन ईयू के साथ में, अब ईयू में क्या है कि उसकी ब्यूरोक्रेसी, और बाद में जो यूरोपियन यूनियन है उसकी कैपिटल मेन कहाँ पर है, ब्रुसेल्स, वहाँ पर ही पार्लियामेंट है। तो ये ब्रुसेल्स में जो पार्लियामेंट है यूरोपियन यूनियन की, वो पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से काम होगा, किस तरीके की ट्रेड मतलब एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सकती है जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा। तो ब्रिटेन उन चीज़ों से कहीं ना कहीं इत्तेफाक कम रखने लग गया। तो ब्रिटेन ने सोचा कि हमें ब्रेग्जिट करना चाहिए, निकलना चाहिए यूरोपियन यूनियन से। तो आप देखोगे अभी फ़िलहाल ब्रिटेन बाहर निकल रहा है, बट एक फ्री ट्रेड डील भी साइन कर ली गई है यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बीच में। तो फ्री डेवलपमेंट करना चाह रहा है ब्रिटेन अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए, कि कैसे भी करके जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका बेस होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे बेस, जिससे कि यूएसए के साथ में भी डील अच्छे से हो, चाइना के साथ में भी यूरोपियन यूनियन से हटके थोड़ा इंडिपेंडेंटली डील कर सके, वो सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हो जो ब्रेग्जिट ब्यूकेनियर्स है, ब्यूकेनियर्स का मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से जो लुटेरे हैं, उनका क्या था कि ग्लोबल ब्रिटेन बनाएंगे हम, यूरोपियन यूनियन से ही ब्रिटेन का चश्मा, मतलब यूरोपियन यूनियन का जो चश्मा है वो हटा करके ग्लोबल ब्रिटेन बनाने का हमारा सोच है, ठीक है। तो आज देख सकते हो एंटी ग्लोबलिस्ट आइडियाज़ चल रहे थे जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने, बट आज तो जो बाइडेन बन चुके हैं, 4.5 साल बाद की बात हो गई, बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो अभी देखने वाली बात यह है कि देखो ग्लोबलिज्म तो वैसे ही रिट्रीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और 2021 का अगर देखें तो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं डिलेमा ट्रिलेमा बने हुए हैं। एक तो क्या है कि जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ है ना, उनकी बात करें तो 3 मेन लीडर्स यहाँ पर अभी बचे हुए हैं, यूएसए, चाइना और एक यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन से तो देखो ब्रिटेन बाहर निकल रहा है, जबकि चाइना और यूएसए से वो अपने रिलेशंस अच्छे रखना चाहता है। तो बात क्या है कि टैरिफ्स को कम करने के लिए तो कोटाज डिसाइड कर दिए गए हैं इंग्लिश चैनल के थ्रू। इंग्लिश चैनल का मतलब हो गया यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स, और इसमें यहाँ पे फ्रांस है, तो यहाँ पर ब्रिटेन है, तो दोनों के बीच में ये है इंग्लिश चैनल, ठीक है। फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करता है इंग्लिश चैनल। तो आप देखोगे इस तरीके से, आप ओवरऑल देखोगे तो डील हो चुकी है, ब्रिटेन फाइनलाइज कर चुका अपनी तरफ से, और कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ भी एक वीकर कोई है कोई सेगमेंट। और जैसे हांगकांग में प्रोटेस्ट देखे गए तो वहाँ पर डेमोक्रेसीज को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है ब्रिटेन, क्योंकि ग्लोबल ब्रिटेन बनना है तो रेलेवेंस तो लानी पड़ेगी। दूसरा, यूएसए के जो डिसीजंस हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं यूएसए को बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है ब्रिटेन आज। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि आज के टाइम पे जो ब्रिटेन कुछ भी कर रहा है ना, उन चीज़ों के लिए वाकई में उतना स्पेस है जितना ब्रिटेन एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा अब सीधा हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट आर्टिकल है म्यूटेटेड वायरस वर्सेस टेस्ट्स वैक्सीन। ये चीज़ हमने देख ही ली कि ब्रिटेन में अभी नया ही वेरिएंट निकल के आया है, ठीक है। तो उसके केसेस भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और उसको बोला क्या जा रहा है N501Y। तो ये इस तरीके से कोडिंग देने का, एक तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये N501Y क्या है। देखो एमिनो एसिड्स होते हैं ना, उनका सीक्वेंस अगर आप लेते हो जिसमें एक लेटर N है
वो बता रहा है किसको, अमीनो एसिड को। तो जो कोई भी अगर सीक्वेंस हम कोरोना वायरस के अगर जेनेटिक स्ट्रक्चर बनाए तो जो एन वाला जो पॉइंट है ना, वो उसमें आप देखोगे एन तरीके का अमीनो एसिड है, मान लो ये जेनेटिक स्ट्रक्चर में ये एन है यहाँ पे, तो इसमें इस अमीनो एसिड के 501वीं लोकेशन पे ये जो एन है ना, ये रिप्लेस कर दिया गया वाई अमीनो एसिड से, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, N501Y। ठीक है, और अलग अलग वेरिएंट आप देखोगे, एक तो ये देख लिया आपने N501Y, ऐसे ही P681H, ऐसे ही HV690/69/70, ये सारे क्या हैं, कोरोना वायरस के वेरिएंट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि कोरोना ने म्यूटेशन बहुत हद तक कर लिया है अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जहां से आप देख रहे हो, देखो अफ्रीका में म्यूटेशन का देखा गया है, इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो यूएसए में भी म्यूटेशन देखा गया है, इसी तरीके से आप देख सकते हो फ्रांस में भी म्यूटेशन हो गया, साउथ अफ्रीका में भी म्यूटेशन हो गया, यूके का म्यूटेशन भी हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि म्यूटेशन तो बहुत हद तक कर लिया। तो अब सवाल ये आ जाता है कि जो करंट टेस्टिंग चलती है RT-PCR, उस पर क्या असर आएगा। तो इस पर असर इतना सा ही है, देखो जो RT-PCR जो है ना, वो एस जीन को टारगेट करता है, दैट मीन्स आप कह सकते हो स्पाइक प्रोटीन को। तो स्पाइक प्रोटीन में अगर एक वेरिएशन आ गया तो बचे हुए और प्रोटीन्स तो अवेलेबल है ना, उनके हिसाब से टारगेट करके टेस्टिंग की जा सकती है। ठीक है, तो टेस्टिंग में म्यूटेशन का असर तो आएगा, पर इतना ज़्यादा भी नहीं है कि वो मतलब ये जो RT-PCR टेस्टिंग है वो बिल्कुल ही बंद कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है, टेस्टिंग कंटिन्यू रहेगी। एक तो टेस्टिंग के सवाल आता है कि भाई टेस्टिंग कंटिन्यू रह सकती है कि नहीं, जी बिल्कुल रह सकती है। दूसरा कि यह वैक्सीन डेवलपमेंट में ये वेरिएंट का आना क्या असर डालेगा, जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वैक्सीन का जब ट्रायल लिया जाता है, वैक्सीन को जब डेवलप किया जाता है, तो वैक्सीन बेस्ड होता है पॉलीक्लोनल, मतलब एक वायरस के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स को वहाँ पर यूज़ किया जाता है एक वैक्सीन डेवलपमेंट करने के लिए। तो म्यूटेशन तो एक लेबोरेटरी में ऑलरेडी चेक किया जाता है कि वायरस क्या क्या म्यूटेशन ला सकता है, और अभी तक जितना भी चेंज आया है ना वायरस में, वो सारा आराम से अगर वैक्सीन को दे करके किसी इंडिविजुअल की बॉडी में इम्यूनिटी अगर बनाई जाएगी, क्रिएट की जाएगी, तो वो हर तरीके के, मतलब अभी तक जितना भी वेरिएशन आए हैं, म्यूटेशन हुआ है, तो उन वायरसेस को टैकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट मीन्स वैक्सीन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं देखो बड़ी वो है फैक्चुअल, ग्राउंड रियलिटीज़ वो हमारे बिल्कुल काम की नहीं है। मेन जो मोटी चीज़ थी वो हमने देखी। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वोडाफोन केस। इंडिया चैलेंज कर रहा है जो सिंगापुर बेस्ड जो आर्बिट्रेशन कोर्ट था, परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट, उसके डिसीजन को। अभी क्या है, केयर्न एनर्जी का जो केस आया था, जो कल हमने देखा था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक कंसर्न अभी आ चुका है, और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भाई वेट मत करो कि कितना वोडाफोन को पे करना पड़ेगा, आप तो जल्दी से इसकी रूलिंग के अगेंस्ट में पिटिशन या फिर जो ये जो भी डिसीजन दिया है उसको रिव्यू में डाल दो। तो वोडाफोन का जो पूरा केस है ना, वो इसे हम पैराग्राफ में समझ पाएंगे। देखो 2007 के टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट चल रही थी, तो उस टाइम पे हचिशन वेम्पोआ नाम से कंपनी थी, हच नाम से कंपनी चलती थी, अगर आपको ध्यान हो तो उस टाइम पे ऑरेंज हच, वो कुत्ता जो आता था, ध्यान हो तो आपको, ठीक है। तो आप देखोगे उसको टेक ओवर किया गया था वोडाफोन ग्रुप के द्वारा। तो यहाँ पर इंडिया में क्या किया गया इसके द्वारा, मतलब कैपिटल को गेन किया गया था। तो उसमें पूरा मेथड क्या था, पूरा इश्यू मैं आपको बताता हूँ कि हच को ओवरटेक किया गया या परचेज किया गया किसके द्वारा, वोडाफोन के द्वारा। वोडाफोन है ब्रिटेन की कंपनी, ब्रिटेन की है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा उसके लिए। बाकी नेदरलैंड्स बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन था हच का, वहाँ पर भी वोडाफोन का यहाँ पर टेक ओवर हो गया, और हच को ही टेक ओवर किया था वोडाफोन ने इंडिया में। तो नेदरलैंड्स के साथ में इंडिया की क्या एक ट्रेड डील हुई है, ठीक है, बायलैटरल ट्रेड, मतलब बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुई है 1995 की। तो उसके बेसिस पे क्या था कि इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा अगर इंटरनेशनली कोई भी कंपनी नेदरलैंड्स और इंडिया के बीच में कोई भी इन्वेस्टमेंट लेकर के आती है, ठीक है। तो इस चीज़ का फिर इस वोडाफोन ने यूज़ किया कि भाई नेदरलैंड्स के साथ में अगर इंडिया की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, तो फिर इंडिया हमारे साथ भी गड़बड़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वोडाफोन का जो टेक ओवर किया, वोडाफोन ने जो टेक ओवर किया हच का, वो कहाँ पे किया, नेदरलैंड्स में भी किया और इंडिया में भी, और नेदरलैंड्स की और इंडिया की बायलैटरल ट्रीटी हुई है। तो इसके बेसिस पे फिर वोडाफोन ने कहा कि भाई हमारे ऊपर जो आप रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगा रहे हो, क्योंकि
यूपीए गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने के लिए 2012 में फाइनेंशियल एक्ट में अमेंडमेंट किया था, जबकि केस कब का है, 2007 का। तो वो फिर जो केस था वो लगभग था कितने करोड़ का, 7,990 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड किया गया था वोडाफोन से। किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तब फिर वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसका वोडाफोन का जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज राइट। तो ऐसे करके वोडाफोन को कॉन्फिडेंस आ गया और फिर इस बात को लेकर के वोडाफोन पहुंच गया क्या, सिंगापुर में। और सिंगापुर में पहुंचने के बाद में उन्होंने कहा कि बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, वोडाफोन के आप रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस नहीं लगा सकते हो। और उसके बेसिस पे फिर वही बात है, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ये नेदरलैंड्स वाला, ये देखो ये आ गया यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया समरी पहले ही। तो ये चीज़ें हो गई, बस वोडाफोन फ्री हो गया। अब इंडिया ने क्या किया है, उस रूलिंग को सिंगापुर के कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि बोले इस रूलिंग में कुछ कमियां हैं और इसको रिव्यू करो आप, ठीक है। और केएन एनर्जी का है वो देखते हैं अभी क्या करती है, क्योंकि इस पे तो केएन एनर्जी वाले में तो उल्टा केस पड़ गया। इंडिया की गवर्नमेंट को बोला है, बोला आप 1.2 बिलियन डॉलर का पेमेंट दो, मतलब है जो डैमेज हुआ है केएन एनर्जी का उस पर। इशू यही है कैपिटल गेन्स टैक्स का ही। अब देखने वाली बात है होता है क्या आगे। ब्रेग्जिट डील की बात करें तो उसकी वजह से स्टर्लिंग रिकवर हो रहा है, ये चीज़ हमने पहले ही देख ली स्टार्टिंग में कि पाउंड की क्या चल रही है, देखो, ठीक है। तो मोटी मोटी चीज़ें हमने मोटी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख ली है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको वर्ल्ड पेज पे कि एक जहाज़ जा रहा था अफ्रीका से यूरोप की तरफ, ठीक है। उस जहाज़ में बहुत सारे जो माइग्रेंट्स थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो जहाज़ हो गया सिंक। कहाँ पर, ये इटली समझ में आ गया होगा आपको अभी तक तो मैप में। इस इटली का एक आइलैंड है जिसका नाम है लेम्पादूरा, ठीक है, आप लिख लो इसको, लेम्पेदूसा सॉरी, लेम्पेदूसा। ये आइलैंड कहाँ पर है, ये इटली का एक आइलैंड है, ध्यान रखना, लेम्पेदूसा। वहाँ पर ये सिंकिंग हुई थी, ठीक है। ये एक फैक्ट था बीच में वर्ल्ड पेज पे, बस यही काम की चीज़ थी और बाकी नहीं था। लेम्पेदूसा पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में। तो ठीक है, ओवर, थैंक यू वेरी मच।